आज हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, उसी के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिविटीज़ क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी अपन बात करेंगे, क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट, यानी क्लोरोफिल जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं। ऑलरेडी वी आर फेमिलियर विद द टर्म दैट 4 components are essential for photosynthesis. First one is carbon dioxide, water molecule, chlorophyll and sunlight. So इस एक्टिविटी में अपन ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्लोरोफिल इसके लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? यही सब अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। देखिए, जो भी एक्टिविटी अपन इसके अंदर करेंगे, एक एक्टिविटी पढ़े या 2 एक्टिविटी पढ़े, 4 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से अपन यदि क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो 3 कंपोनेंट की जो कंडीशंस है ना वो अपन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने देंगे। 4th जो कंपोनेंट है क्लोरोफिल जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल के लिए अपन क्या करेंगे, 2 कंडीशंस क्रिएट करेंगे ताकि अपन कंपेयर कर सकें कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो प्रोसेस क्या है, देखिए 1 बाय 1। यहाँ से बहुत सारे MCQs निकल करके सामने आते हैं। आपको पता है कि 2020 का जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ था उसमें 20 मार्क्स के MCQs आते हैं, बाकी आपके 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो MCQs के लिए ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा, मैं आपको बताऊँगा, तो ढंग से समझिए इसको। देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है, पोटेड प्लांट विथ वेरिएगेटेड लीव्स। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि आपको एक पोटेड प्लांट लेना है। पोटेड प्लांट का मीनिंग क्या होता है, एक पोट के अंदर आपको प्लांट लेना है, लेकिन उस प्लांट की जो लीव्स है वो कैसी होनी चाहिए, वेरीगेटेड लीव्स होनी चाहिए। वेरीगेटेड लीव्स का मीनिंग ये है कि द लीव्स विच हैव मोर देन 1 कलर, यानी एक से ज़्यादा कलर यदि उसमें हो तो आपकी वेरीगेटेड लीव्स होती है। बात आ गई, जैसे मनी प्लांट की अपन बात करते हैं, डिफरेंट कलर्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। आपने वेरीगेटेड लीव्स का पोटेड प्लांट ले लिया, उस पोटेड प्लांट को आपको क्या करना है, डिस्टार्च द प्लांट फॉर 3 डेज। डिस्चार्ज का मीनिंग ये है, उस प्लांट को आपको क्या करना है, डार्क रूम में रखना है। कितने दिन तक रखना है, 3 डेज के लिए रखना है। बोले डार्क रूम में अपन क्यों रखेंगे, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। डार्क रूम में अपन रखेंगे ताकि उसके अंदर पहले से जितना जो फूड बना हुआ ना वो सारा का सारा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए और नया फूड नहीं बने। क्योंकि जब अपन उसमें डार्क रूम में रखेंगे तो जितना भी जो फूड था, जितना भी जो स्टार्च था ना, वो सारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। उस प्लांट के अंदर कोई भी स्टार्च नहीं रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ द टर्म डिस्टार्च द प्लांट, यानी उस प्लांट को डिस्टार्च कर देंगे। उसमें जितना भी जो स्टार्च है वो सारा कंज्यूम हो जाएगा और उसमें नया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अपन उसको डिस्चार्ज करते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू डिस्चार्ज द लीव्स ऑफ ए प्लांट। लीव्स को डिस्चार्ज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से फूड यदि उसमें प्रिपेयर है तो अपन उसको कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, तो उसको अपन डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद वापस उसको क्या लाते हैं, सनलाइट में रखते हैं। 6 आवर तक उसको सनलाइट के अंदर रखते हैं। रख दिया। अब रखने के बाद क्या करेंगे, अब आगे की एक्टिविटी देखिए, प्लक ए लीफ, यानी सनलाइट में अपन रखा तो ऑब्वियसली क्या हुआ, उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। अब अपन फोटोसिंथेसिस का टेस्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस का टेस्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तब उसमें क्या बनता है, स्टार्च। स्टार्च इज सिंथेसाइज व्हेन स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन। जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। बात आगे समझ में। अब इसी को अपन क्या करेंगे, टेस्ट में यूटिलाइज करेंगे। अपने लीफ ले ली, मार्क ग्रीन एरियाज ऑन द बटर पेपर फॉर सैंपल। आपको क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है। बटर पेपर समझते हैं, एक सिंपल सा पेपर होता है, उसमें यदि आपका ऑयल यदि उसके ऊपर लगा होता है तो आप उसको देखेंगे वो कैसा दिखता है आपको। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक मान लीजिए वो आपकी लीव्स है, ये लीव्स है आपकी, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये आपका ग्रीन वाला पोर्शन है। बाकी ये जो पोर्शन है ना वो अदर देन ग्रीन वाला पोर्शन है। अपन को क्या करना है, वही लीफ को लेकर के ट्रेस कर लेना है कि ग्रीन वाला पोर्शन कौन सा है और अदर देन ग्रीन कौन सा है, ताकि अपने जो लीव्स टेस्ट के बाद में आए तो उसके साथ अपन क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। अपने क्या कर लिया, ये सब काम कर लिया। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, बॉयल लीफ इन वाटर फॉर ए मिनट्स। उस लीफ को वाटर के अंदर अपन क्या करेंगे, बॉईल करेंगे।
आफ्टर द बॉइलिंग इन वाटर द लीफ इज पुट इन द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। फिर अपन एक बीकर लेंगे, उसमें एल्कोहल डालेंगे और उस एल्कोहल के अंदर अपनी लीफ डालेंगे और उस लीफ को अपन किस में डालेंगे, वाटर बाथ में डाल करके उसको हीट करेंगे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस निकलेंगे। पहली बात तो कि वाटर बाथ होता क्या है। वाटर बाथ का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपका एक बड़ा बीकर जिसके अंदर वाटर डाला हुआ, उसके अंदर आपका जो बीकर जिसमें आपने क्या लिया है, एल्कोहल लिया है, उसको आप गर्म करोगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टली अपन इस बीकर को ही क्यों ना गर्म कर ले, इस वाटर बाथ में डालने की जरूरत क्या है। बीकर को डायरेक्टली अपन हीट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव द एल्कोहल एंड एल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इट कैन कैच फायर इजीली एंड यू विल गेट डैमेज, आग लग सकती है, हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस वाटर को हीट करेंगे। वाटर की हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, इस बीकर को ट्रांसफर होगी और फिर आपकी जो लीफ है वो इस एल्कोहल के अंदर क्या करने स्टार्ट हो जाएगी, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बात समझ में आएगी कि वाटर बाथ क्या होता है और इसको अपन हीट डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते। अब सेकेंड क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से कि एल्कोहल के अंदर बॉईल अपन क्यों करते हैं जी, वाई डू वी नीड टू बॉईल द लीफ इन द एल्कोहल। यहां से क्वेश्चन आता है टू डीकलराइज द लीफ, टू डीकलराइज द लीफ, यानी आपकी जो लीफ है ना उसको डीकलराइज करने के लिए, यानी उसका जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट जो क्लोरोफिल है ना उसको वहां से रिमूव करने के लिए जरूरी है कि अपन उसको क्या करेंगे, एल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे। तो आपकी यहाँ से जो लीफ निकलेगी वो कैसी लीफ निकलेगी, डीकलराइज लीफ निकलेगी जिसमें कलर नहीं होगा। अब लीफ आ गई आपके साथ, अब क्या करना है, उसको पहले वाटर के साथ वॉश करना है और वॉश करने के बाद उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स आपको डालनी है। जैसे ही अपन उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन अपना क्या होगा। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन था, जो ग्रीन पोर्शन था, वहाँ तो आपको क्या दिखेगा, ब्लू ब्लैक कलर शो होगा और जो अदर ग्रीन को कलर था वहाँ पे आपको पेल कलर दिखाई देगा, या जैसा भी कलर उसका था वैसा ही दिखाई देगा, या अपन कह सकते हैं कि नो चेंज इन कलर, कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तो अपना ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन ये अपने देखा तो आपको क्या करना है, जो पहले से जो बटर पेपर पे अपने स्ट्रक्चर बनाई उसके साथ अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो आपको वही पोर्शन देखने को मिलेंगे ब्लू ब्लैक कलर वाले, जहाँ पे कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था। इसका रिजल्ट अपन क्या निकालेंगे, दैट ग्रीन कलर जहाँ था वहाँ क्या था, क्लोरोफिल था। जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च बना। और अपन को पता है कि स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्शन करके कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है, इसी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। जबकि ये जो नॉन ग्रीन पोर्शन था यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन के साथ में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। तो ये अपनी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। इस एक्टिविटी से अपन को ये क्लियर होता है कि क्लोरोफिल, जब जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, असेंशियल होता है। विदाउट क्लोरोफिल यू आर नॉट एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस, यू मीन्स प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब अपन सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं कि सेकेंड एक्टिविटी के अंदर अपन क्या करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी देखिए, सेकेंड एक्टिविटी, सो नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एसेंशियल है या फिर नहीं है। तो उस एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी होगी, थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे अपन। टेक 2 पोटेड प्लांट, अपन को 2 पोटेड प्लांट यहाँ पे अपन को लेने। 2 किस लिए लेने, क्योंकि एक के साथ अपन क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। सेम साइज की होनी चाहिए, सेम कंडीशन होनी चाहिए, दोनों हेल्दी प्लांट्स होने चाहिए। सेम एक्टिविटी करनी है, डिस्चार्ज फॉर 3 डेज, उसको डिस्चार्ज करना है पहले। डिस्चार्ज करने के बाद वापस उसको कहाँ रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे। तो सनलाइट में रखेंगे उससे पहले अपन थोड़ा सा इसके अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, दोनों को अलग अलग ग्लास प्लेट के ऊपर रख देंगे। मान लीजिए एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, ये दोनों आपकी ग्लास प्लेट है, यहाँ पे आपका वो पोटेड प्लांट अपन ने रख दिया, ठीक। समझ में आएगी बात, दोनों को अपने अलग अलग रख दिया। प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, फर्स्ट वन इज KOH एंड विदाउट KOH, यानी एक जो आपका है उसके अंदर अपन बोवल के अंदर KOH डाल देंगे और इसके अंदर नहीं डालेंगे। अब KOH क्या करता है, क्या फंक्शन होता है KOH का, KOH अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड।
अपन क्या करेंगे, CO2 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, बाकी 3 कंपोनेंट है उसको अपन मेंटेन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और जो CO2 उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने KOH डाल दिया और इसके अंदर KOH अपन ने नहीं डाला, कवर विथ सेपरेट बेल जार। अब अपन उसको क्या करेंगे, एक सेपरेट बेल जार से इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसमें KOH था, इसमें KOH नहीं है, बाकी सारी एक्टिविटी अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे जो चेंबर है जिसको अपन ने कवर किया है, यहाँ से अपन क्या कर देंगे, उसको वेसलीन लगा देंगे ताकि आपका चेंबर एयर टाइट हो जाए। जो गैस अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। ठीक, उसको अपन रख देंगे सनलाइट में 2 to 4 आवर्स के लिए। अब सनलाइट में रखने के बाद अपन क्या करेंगे, इसकी लीफ निकालेंगे और लीफ का आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब लीफ निकालने के बाद वापस वो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है जो अपन पीछे किया था। क्या किया था, उसको अपने वाटर में बॉईल किया था, फिर अल्कोहल में डाला था, वहाँ पे बॉईल किया था, वाटर बाथ में रखा था, फिर उसको वाटर के साथ में वॉश आउट किया था। ये सारी एक्टिविटी अपन पढ़ चुके हैं। तो वो सब एक्टिविटी करने के बाद फाइनली अपन क्या करेंगे, उसके साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब देखो, आयोडीन टेस्ट करेंगे तो अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें KOH अपन ने रखा था उस प्लांट के अंदर कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन ये जो B वाला जो आपका था उसका जो प्लांट है उसके अंदर कलर चेंज आ गया और वहाँ पे क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। ये तो आपका ऑब्जर्वेशन था। बोले ये रिजल्ट क्या निकलेगा इससे, इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या सीखा, यहाँ पे अपने KOH रखा तो KOH ने क्या किया, इस बीकर के अंदर, बेलजार के अंदर जितना भी जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था उस कार्बन डाइऑक्साइड को उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। सो नो कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, सो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नो फोटोसिंथेसिस, नो स्टार्च, एंड नो स्टार्च देन देयर विल बी नो चेंज इन द कलर इन द बीकर नंबर ए। बात समझ में आ गई। बी की बात कर रहे हैं, इसमें सब कंडीशंस अवेलेबल हैं। KOH अपन ने नहीं रखा तो CO2 अवेलेबल है, CO2 अवेलेबल है तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बना, स्टार्च बना, स्टार्च ने आयोडीन के साथ में रिएक्शन की तो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर आया। और ब्लू ब्लैक कलर आपको क्या बताता है कि आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ है। सो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी CO2 जरूरी है, CO2 कंपल्सरी है। क्लियर होगी। ये 2 एक्टिविटीज़ थी जो अपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ी है। अब अपन थोड़ा सा आगे वाला जो पॉइंट है उसको अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो अपन ने पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अपन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस हैं उसको अपन ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसका बेसिक आइडिया अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था उस समय आपको दे दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसको अलग अलग कैटेगरी जो बनाई है उसमें फर्स्ट वन आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड आपका है सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड वन आपका है पैरासिटिक। वन बाय वन अपन बात करते हैं। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर लेता है, माउथ के अंदर लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ऑब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल देता है। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो स्पेशली ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द 5 स्टेज। इसके अंदर 5 स्टेज होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट वन इंजेशन, सेकेंड वन डाइजेशन, थर्ड वन absorption, next one assimilation and finally egestion. Take one by one. Ingestion. Ingestion means taking of food. फूड को लेना। अब फूड्स को लेना हर जो ऑर्गेनिजम्स होता है, इंजेशन प्रोसेस होता है, सब में डिफरेंट होता है। कई भी जो फूड है वो स्टेशनरी है, जैसे ग्रास फॉर द बफेल और द काउ एक जगह फिक्स होता है, उनका लेने का तरीका अलग होता है। लेकिन लॉयन और डियर की बात करें तो लॉयन के लिए फूड क्या है, डियर है, तो वो क्या है, मोबाइल है। तो उसको लेने का ग्रेस्पिंग का जो मेथड होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। डाइजेशन, लेने के बाद उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। आपका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है, इनसोल्यूबल फॉर्म है, दैट विल बी डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म।
दिस इज डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होने के बाद उसका ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और अब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड उसको क्या करेगा, उस सेल तक ट्रांसफ़र कर देगा, वो असिमिलेशन में आ जाएगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद में वहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उस डाइजेशन के अंदर, या अपन कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होंगे उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा, दैट इज अ प्रोसेस इजेशन। उसको अपन क्या कहेंगे, इजेशन के नाम से जानते हैं। तो दिस टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, जिसको अपन डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। सप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशंस होता है, स्पेशली इसमें क्या होता है, डेड और जो डिकेइंग मैटर होता है वहाँ से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब करते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर में आपकी फंगाई आती है। फंगाई क्या करती है, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है ना, उसको क्या करेगी फंगाई, यहाँ पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस डिकेइंग मैटर को सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, जो इजीली क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, जिसको सक कर लेंगे वो, और न्यूट्रिएंट, यानी यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे अपन ने देखा था कि डाइजेशन कहाँ आ रहा था, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा था। लेकिन फंगाई के अंदर क्या होता है, डाइजेशन बाहर कर लेता है, उसको बाहर ही सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर क्या करता है, बॉडी के अंदर उसको ले लेता है। तो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड सप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, और एक ऑर्गेनिज्म होता है जो न्यूट्रिशन लेता है। इट मीन्स वन इज लार्ज ऑर्गेनिज्म, अनदर वन इज स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। लार्ज ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर द फूड, है ना, तो वो आपका पैरासाइट जो है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, और लार्जर ऑर्गेनिज्म आपका होस्ट रहेगा जहाँ से वो न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब करेगा। प्लांट्स की यदि अपन बात करते हैं तो कस्कुटा अमरबेल, आपका जो डोडर प्लांट होता है, उसके अंदर पैरासिटिक न्यूट्रिशंस आपको देखने को मिलता है। उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो स्पेशली मॉडिफाइड होकर के जो होस्ट प्लांट होता है उसके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है, और वहाँ से वो न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के यदि अपन बात करें तो पैरासाइट जो होते हैं उसको अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वन इज एक्टोपैरासाइट, अनदर वन इज एंडोपैरासाइट। Ectoparacyte means it absorb the nutrients or the food from the surface of an organism। ऑर्गेनिज्म की सरफेस से वो क्या लेता है, न्यूट्रिशंस लेता है, बॉडी के अंदर नहीं जाता है। जैसे लाइस और जो टिक्स होते हैं अपने सर के अंदर होते हैं, वो अपनी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं, वहाँ से वो न्यूट्रिशंस लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट की अपन बात कर रहे हैं, एंडोपैरासाइट मीन्स द पैरासाइट दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशंस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। उसको अपन एंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे अपन बात करें एस्केरिसिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडेस, जो एस्केरिस डिजीज कोज करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, अपनी बॉडी के अंदर रहता है, वहाँ से वो क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता रहता है। तो ये एंडोपैरासाइट का एग्जांपल्स हो गया। तो तीन टाइप के अपने न्यूट्रिशंस हेटेरोटॉपिक में पढ़े हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। क्लियर है। अब अपन छोटा सा पॉइंट है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे अमोइबा के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे होता है, और फिर अपन बात करेंगे पैरामीशियम की। स्मॉल डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है अपन पढ़ेंगे। मोस्टली ये क्वेश्चंस आ जाता है। अमीबा का एक तो रिप्रोडक्शन के अंदर है और एक न्यूट्रिशन के अंदर है। दोनों ही डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अमीबा की अपन बात करें तो इरेगुलर शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, राइट, जैसे WBC की होती है। इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब क्या करता है, जैसे ही अमीबा को फूड का सेंस होता है, पता लगता है, तो ये क्या करता है, इसकी ये मान लीजिए ये इसका फूड, ये फूड है और ये इसकी सूडोपोडिया है, तो ये क्या करेगा, सूडोपोडिया के अंदर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस करेगा और इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और कवर करके एक वैक्यूल्स बनाएगा। दैट वैक्यूल्स इज कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। उस वैक्यूल्स को अपन क्या नाम देंगे, फूड वैक्यूल्स नाम देंगे। ये फूड वैक्यूल्स क्या होगी, मूव करके साइटोप्लाज्म के अंदर आएगी, और उस फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये क्या करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और साइटोप्लाज्म में ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और एक्टिविटीज़ के लिए काम में ले लिया जाएगा। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, वापस क्या करेगा, वो इसकी मेम्ब्रेन के पास आएगा। यहाँ पे अगेन क्या बनेगी,
एक वैक्यूल्स बनेगी और उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस चलता रहता है अमीबा के अंदर, क्योंकि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली सिंगल सेल इज देयर, नो मल्टी सेलुलर, नो टिश्यू, नो डिवीजन ऑफ लेबर, ऑल द फंक्शंस आर कंप्लीटेड बाय द सिंगल सेल, दैट सिंगल सेल इज अमीबा। तो अमीबा की सिंगल सेल होती है तो उसकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में रहती है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज हो जाता है गैसेज का, जो भी सब्सटेंसेज होते हैं, फूड होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसका भी एक्सचेंज इसके थ्रू हो सकता है। बात अपन पैरामीशियम के अंदर करें तो पैरामीशियम की जो शेप होती है वो स्लीपर शेप में होती है। कैसी होती है? स्लीपर शेप में होती है। और स्लीपर शेप के अंदर उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है। माउथ तो एक्चुअल नहीं होता है, और पूरी बॉडी उसकी क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है, एंड दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, और इस सीलिएटेड मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो प्रॉपर एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे चला जाता है, फिर बॉडी के अंदर जा करके डाइजेशन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है, सेम प्रोसेस चलती रहती है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट हो जाता है। तो ये सब था न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में एंड पैरामीशियम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन न्यूट्रिशंस बात करेंगे, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।